अब इसके आगे हमको क्या करना है, क्या सीखना है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। बच्चों ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता कब है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता कब है? अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कब और कैसे होता है? ध्यान से सुनिए। आपने इनकर किया 10 लाख रुपया, यू हैव इनकर्ड फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लैक्स, तो आपको एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए 10 लाख। यू हैव इनकर्ड 10 लैक्स, यू शुड हैव रिकवर्ड 10 लैक्स, लेकिन आप अपने एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से अगर 8 लैक्स ही एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आपके कॉस्ट शीट में या फिर आपके अकाउंटिंग में जहां पे 10 लाख आना चाहिए था वहां पे आ जाता है सिर्फ 8 लाख। तो इसका मतलब योर कॉस्ट हैज गॉन डाउन। जहां पे कॉस्ट होनी चाहिए थी 10 लाख, आपने लिखा सिर्फ 8 लाख, दैट मीन्स योर कॉस्ट हैज गॉन डाउन, दैट मीन्स प्रॉफिट मस्ट हैव गॉन अप। दिस इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। आपने एब्जॉर्ब कम किया, आपने रिकवर कम किया, दैट्स अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। लेकिन यही अगर आपने 12 लाख रुपए एब्जॉर्ब कर दिया होता तो 10 लाख जहां पे कॉस्ट आनी चाहिए, 10 लाख खर्च किया, 10 लाख रिकवर करना चाहिए, आप 12 लाख रिकवर करके बैठे हो, मतलब आपने कॉस्ट ज़्यादा लिखी है बुक्स में। और यारो कॉस्ट अगर ज़्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट जो बुक्स में दिख रहा है वो कम होगा, मतलब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेट इंपैक्ट आता है प्रॉफिट पे। तो मैं तो डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मेरा प्रॉफिट गलत दिखे बुक्स में, तो हमें सीखना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। हमें सीखना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से सुनिए, दो टाइप का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या तो अमाउंट सिग्निफिकेंट होगी या तो फिर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होगी। या तो अमाउंट सिग्निफिकेंट होगी यानी कि बड़ी अमाउंट होगी, हेवी अमाउंट होगी, कंसिडरेबल अमाउंट होगी, या तो फिर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट होगी, मतलब छोटी अमाउंट होगी, पेटी अमाउंट होगी, चिरकुट अमाउंट होगी। अगर अमाउंट छोटी है तो अपना टाइम कृपया वेस्ट ना करें, पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दे। अंडर एब्जॉर्प्शन हो या ओवर एब्जॉर्प्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है, अगर सिग्निफिकेंट है तो दो बातें हो सकती है, या तो आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल होगा या तो फिर आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल होगा। या तो आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नॉर्मल होगा या तो फिर आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल होगा। अब ये कैसे पहचानोगे आप एबनॉर्मल है? आपको हिंट दिया जाएगा, आपको रीजंस दिए जाएंगे, जैसे फेल्यूर और इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट की गलती की वजह से अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसकी, ये सबके साथ तो नहीं होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ तो ये नहीं होगा, मतलब ये जो चीज़ सिर्फ आपके साथ हो रही है वो एबनॉर्मल है। या फिर कभी कभी प्लानिंग में मार खा जाती है मैनेजमेंट। तो इसको मैं लिख रहा हूं लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग नहीं कर पाए, अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पाए, या फिर कभी कभी इफेक्टिव के बदले डिफेक्टिव प्लानिंग हो जाती है। और अगर डिफेक्टिव प्लानिंग हो गई मतलब ये सारी चीज़ें आप ही के साथ होंगी, आपकी पैथेटिक मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। आपको लगता है आपके कंप्यूटर के साथ आपके पूरे मार्केट में ये चीज़ होती होगी? नहीं। इसका मतलब ये चीज़, ये हादसा सिर्फ हमारे साथ हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ एबनॉर्मल, और अगर वो एबनॉर्मल है तो उसे भी कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल है तो वो भी कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल है तो दो बातें हो सकती है,
अगर नॉर्मल है तो दो बातें हो सकती है, या तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, या तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, मतलब इस साल का अंडर एब्जॉर्प्शन अगले साल चला जाएगा, अगले साल के ओवर एब्जॉर्प्शन के साथ उसे एडजस्ट कर लेंगे। इस साल का अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन अगले साल चला जाएगा, अगले साल के अंडर एब्जॉर्प्शन के साथ उसको सेट ऑफ कर लेंगे। लेकिन अगर अगले साल नहीं हुआ तो, जैसे इस साल अंडर एब्जॉर्प्शन है, आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, व्हाट इफ देयर इज नो अंडर एब्जॉर्प्शन इन द, व्हाट इफ देयर इज नो ओवर एब्जॉर्प्शन इन द नेक्स्ट ईयर, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो थर्ड ईयर में चला जाएगा। थर्ड ईयर में अगर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो दोनों साल के अंडर एब्जॉर्प्शन फोर्थ ईयर में चले जाएंगे। यार इसका मतलब गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग बेसिक फंडामेंटल जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। करंट ईयर के अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट होता है बच्चों, करंट ईयर के ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट होता है। इस सिचुएशन में आप करंट ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट करना तो दूर की बात, अगले 3-4 साल का प्रॉफिट अफेक्ट करके आओगे तो ये नहीं चलेगा। देखो विद इन अ ईयर यू कैन डू इट, एक महीने का प्रॉफिट, एक महीने का अंडर एब्जॉर्प्शन अगले महीने में जा सकता है, जनवरी का फरवरी में जा सकता है, फरवरी का मार्च में जा सकता है, लेकिन मार्च का अप्रैल मत करो क्योंकि वो साल बदल जाता है। यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर यू 31 मार्च शुड बी द ईयर एंड, राइट जी। तो इसका मतलब आप अगले साल नहीं लेके जा सकते। फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड में जा सकता है, सेकंड क्वार्टर का थर्ड में जा सकता है, थर्ड क्वार्टर का अंडर एब्जॉर्प्शन फोर्थ में जा सकता है, फोर्थ क्वार्टर का अंडर एब्जॉर्प्शन अगले साल नहीं जाएगा क्योंकि फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं आता, फर्स्ट क्वार्टर आता है अगले साल का, क्वार्टर जारी होते हैं। तो फोर्थ क्वार्टर का अंडर एब्जॉर्प्शन अगले साल नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा तो वो अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर होगा, विच इज नॉट राइट। तो फिर क्या करें, तो फिर आप एक सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई कर लीजिए, आप एक सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई कर लीजिए। सप्लीमेंट हम लोग लेते थे एग्जाम में, याद है एक ज़माने में, नॉलेज बहुत होता है, क्यों लेते हो सप्लीमेंट्री, क्यों लेते हो, बहुत नॉलेज होता है, आंसर शीट कम पड़ जाती है तो हम अपना एक्स्ट्रा आंसर शीट लगा देते हैं। तो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है दैट मीन्स योर एब्जॉर्प्शन रेट इज़ नॉट इनफ, और अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट इनफ नहीं है, अगर आपका एब्जॉर्प्शन रेट इनफ नहीं है तो आपको वो जो शॉर्टेज है वो सप्लीमेंट्री रेट के तौर पे मिलेगा। और एक बार आपको सप्लीमेंट्री रेट के तौर पे शॉर्टेज मिल गया, एक बार आपको सप्लीमेंट्री रेट के तौर पे शॉर्टेज मिल गया तो आप बड़ी आसानी से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को इसी साल एडजस्ट कर सकते हैं। एक इफेक्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, एक इफेक्ट आता है फिनिश गुड्स अकाउंट में, एक इफेक्ट आता है WIP अकाउंट में। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का इफेक्ट जो होता है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्वांटिटी सोल्ड, फिनिश गुड्स का जो इफेक्ट आता है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और WIP का इफेक्ट WIP के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा। आपको ये कॉपी करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही PDF में दे दी है। आपको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको सब कुछ डिटेल में समझा देता हूँ। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एक बार चार्ट देख लीजिए, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो कॉस्टिंग PNL, अगर एबनॉर्मल है तो भी कॉस्टिंग PNL। नॉर्मल है तो दो बातें हो सकती है, या तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड करो अगर इफ इट इज़ विद इन द ईयर, या फिर आप बेटर है सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई करो और जो भी सरप्लस या शॉर्टेज है इसी साल एडजस्ट कर लो। थ्रीफोल्ड इफेक्ट आता है, क्वांटिटी सोल्ड का इफेक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, फिनिश गुड्स का इफेक्ट आएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट में इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, बाकी WIP का इफेक्ट WIP में। देखो क्वेश्चन आपको जो दिया है वो ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑलरेडी अवेलेबल 10 रुपीज़ पर मशीन आवर, मतलब मुझे एवरी आवर के बाद 10 रुपया रिकवर कर लेना चाहिए कस्टमर से टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। अब ऐसा हुआ है कि 6 लाख की एक्चुअल ओवरहेड फिगर दी है, 6 लाख में से 45,000 इज रिटर्न ऑफ ऑब्सोलीट स्टोर्स, मटेरियल खराब हो गया, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया, स्टोर्स मतलब मटेरियल, मटेरियल आपका आउटडेटेड होता है तो ये कस्टमर की गलती है नहीं, दिस इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस फॉर यू। आपको सस्ते दाम में मिला इसलिए आपने बहुत क्वांटिटी खरीद ली, अब इसमें कस्टमर की क्या गलती है? अब पड़े पड़े मटेरियल खराब हो गया, इसमें कस्टमर की क्या गलती है? तो दिस इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस,
और 30,000 इज पेड फॉर द स्ट्राइक पीरियड अंडर एन अवार्ड. अवार्ड रिवॉर्ड मतलब कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. स्ट्राइक होती है, मैटर कोर्ट में जाता है, डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, मैटर गोज टू द कोर्ट एंड द कोर्ट गिव्स वर्डिक्ट अगेंस्ट अस. नाउ इन दैट केस इफ दैट हैपेंस तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, बट दैट इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस. तो 6 लाख में से 45,000 आउटडेटेड मटेरियल का था, 30,000 आपका एबनॉर्मल एक्सपेंस था टुवर्ड्स वेजेस. तो 6 लाख में से 75,000 आपका नॉर्मल था ही नहीं, मतलब आपका एक्चुअल नॉर्मल ओवरहेड सिर्फ 5,25,000 है. आपका नॉर्मल ओवरहेड सिर्फ 5,25,000 है. आप समझ रहे हो? आपने प्रोड्यूस किया है फिनिश गुड्स 20,000 का, लेकिन आपने WIP भी प्रोड्यूस किया था जी. व्हेन यू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, WIP का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. वो फुल फॉर्म हुआ, मतलब पूछा. WIP का मतलब इनकम्प्लीट गुड्स. आई स्टार्ट विद द वर्क, आई स्टार्ट यूजिंग द रॉ मटेरियल. मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, सारे रिसोर्सेज काम कर रहे हैं. वो आ जाता है बीच में. कौन? ईयर एंड. अब ईयर एंड अगर आ गया तो मेरे पास जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा. It cannot be classified as closing stock of finished goods. Neither it can be classified as closing stock of material. Finished goods कह नहीं सकता क्योंकि बेच नहीं पाऊंगा इसको. मटेरियल कह नहीं सकता बिकॉज अब इसमें सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट नहीं, मेरा लेबर भी इन्वॉल्व है और मेरे ओवरहेड्स भी इन्वॉल्व है. तो अगर ये सब कुछ हो रहा है, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ एन इनकम्प्लीट प्रोडक्शन. लेकिन पैसा तो लगा है. जैसा इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 50% काम खत्म हो चुका है. 50% काम खत्म हो चुका है, मतलब अगर मुझे 100 रुपया फिनिश गुड्स पे इनकर करना था, मैं 50 रुपया खर्च करके बैठा हूँ. मुझे 400 रुपया फिनिश गुड्स पे खर्चा करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे 200 रुपया खर्च करके बैठा हूँ. इसका मतलब एक सिंपल बात आपको बता देता हूँ, 20,000 मेरे लिए फिनिश गुड्स क्वांटिटी है और 8,000 मेरे लिए WIP क्वांटिटी है. दैट डजंट मीन आई कैन टेक द टोटल ऑफ दीज टू. मैं दोनों की टोटल नहीं ले सकता, क्योंकि 20,000 मेरे लिए वो फिगर है जिस पे मैंने 100% खर्चा कर दिया है और 8,000 मेरे लिए वो फिगर है जिस पे मैंने सिर्फ 50% खर्चा किया है. 20,000 और 8,000 कभी भी एक साथ ऐड नहीं हो सकते. लेकिन बॉस, 8,000 पे 50% खर्चा अगर मैंने किया, 8,000 में 50% खर्चा अगर मैंने किया, तो इट इज़ एज गुड एज उतने पैसे में 4,000 फिनिश गुड्स बन गए होते. तो मेरा असली फिनिश गुड्स 24,000 है. मेरा असली फिनिश गुड्स 24,000 है. मतलब ये है कि 2 फुल टिकट इज 1 हाफ टिकट. 2 फुल टिकट इज 1 हाफ टिकट. ये तो मानते हो ना? तो 8,000 पे 50% खर्चा करने से उतने पैसे में 4,000 फिनिश गुड्स बन गए होते. तो 20,000 का मेरा एक्चुअल फिनिश गुड्स और 4,000 का मेरा इक्विवेलेंट एक्सेप्टेड अज्यूम फिनिश गुड्स, टोटल 24,000 का मेरा फिनिश गुड्स हो गया. ठीक है, आगे बढ़ो. 20,000 जो हमने प्रोड्यूस किए थे, आउट ऑफ 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस बाय अस, 18,000 आर सोल्ड. दैट मीन्स 2,000 मस्ट बी योर क्लोजिंग स्टॉक. 20,000 you produced, 20,000 प्रोड्यूस करने के बाद इफ 18,000 यूनिट्स आर सोल्ड, दैट मीन्स 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए फाइनल क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का. एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड आर 48,000. इसका मतलब रियलिटी में सिर्फ 48,000 आवर्स काम हुआ है. 48,000 आवर्स अगर काम होता है और 10 रुपए का अगर एब्जॉर्प्शन रेट है, तो 48,000 into 10 we will be able to absorb, we will be able to recover only 4,80,000. अब जेब से गया 5,25,000, रिकवर होना चाहिए था 5,25,000, लेकिन रिकवर हो रहा है सिर्फ 4,80,000. इसका मतलब 45,000 जो है, दिस इज माई अंडर एब्जॉर्प्शन. ₹10 का एब्जॉर्प्शन रेट, 48,000 आवर्स काम हुआ है, मतलब 4,80,000 एब्जॉर्ब हुआ. खर्चा 6 लाख में से 45,000 एंड 30,000.
एबनॉर्मल एक्सपेंसेस थे, तो 5,25,000 इज माई नॉर्मल कॉस्ट. फ्रॉम माई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ 5,25,000 I'm subtracting absorbed figure and I'm getting 45,000 as the figure of under absorption. आगे जाके क्वेश्चन बोलता है it is to be taken under consideration that 1/3 of under absorption was due to lack of production planning. इसका मतलब 45,000 में से 15,000 प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं था इसलिए हुआ है, मतलब दिस इज एबनॉर्मल. और बाकी का 30,000 जो है दैट विल बी फेस बाय एवरीवन, सो दिस इज नॉर्मल. तो मुझे 15,000 तो सीधा उठा के कॉस्टिंग पीएनएल में डालना है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू ट्रीट दैट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज आई कैन नॉट चार्ज इट टू द कस्टमर. लेकिन 30,000 का जो अंडर एब्जॉर्प्शन है वो मेरे बुक्स में मुझे रिकॉर्ड करना होगा. देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. 6 लाख के आपके एक्चुअल ओवरहेड्स, उसमें से एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हमको माइनस करने हैं, हमको मिलती है नॉर्मल एक्चुअल ओवरहेड्स की फिगर. अब नॉर्मली मैं 525 अगर खर्च कर चुका हूँ तो मुझे 525 एब्जॉर्ब करना चाहिए था, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब किया 4,80,000. दैट मीन्स आई कुडंट एब्जॉर्ब 45,000. 45,000 में से 1/3 जो था वो एबनॉर्मल था. 45,000 में से 1/3 जो था वो एबनॉर्मल था, तो वो तो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा. बाकी 2/3 जो है वो 30,000 है, जो सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. बात समझ में आई? अब 30,000 शॉर्ट पड़ रहा है, आपके पास टोटल फिनिश गुड्स है 24,000 के, मतलब मुझे जो भी 30,000 अब एडजस्ट करना है, मुझे जो भी 30,000 अब रिकवर करना है, ये उसके लिए मेरे पास सिर्फ 24,000 यूनिट्स है. मतलब आई एम फॉलिंग शॉर्ट बाय 30,000 इन टोटल, बट आई एम फॉलिंग शॉर्ट बाय 1.25 पर यूनिट. ओवरऑल 30,000 कम रिकवर किया मैंने, बट पर यूनिट की बात करूं तो मैंने 1.25 रिकवर कम किया है. इसका मतलब ये होता है कि चलो मैंने जब सेलिंग प्राइस डिसाइड की थी तो मैंने अज्यूम किया था मटेरियल 10 रुपया होगा, लेबर 20 रुपया होगा, ओवरहेड 10 रुपया होगा, ये 40 रुपीज़ होगा. 40 रुपीज़ की कॉस्ट एक्सपेक्ट की थी, 25% 50% प्रॉफिट, चलो 10 रुपया प्रॉफिट सोचा था, 50 रुपये की सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड की थी, बजटेड सेलिंग प्राइस. लेकिन रियलिटी में हुआ क्या है, मेरा ओवरहेड्स 1.25 से कम रिकवर हुआ है. मतलब मैंने एक्चुअली 11.25 खर्च किया मार्केट में, तो मतलब ये कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट 41.25 होनी चाहिए. 41.25 पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो 51.25 आपको लेना पड़ेगा नया सेलिंग प्राइस. बट प्रॉब्लम ये हुआ कि 24,000 में 20,000 फिनिश गुड्स है और 4,000 WIP को कन्वर्ट करने के बाद इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स मिले मुझे. 8,000 पे 50% खर्च करते हो तो उतने पैसे में 4,000 फिनिश गुड्स बन जाते हैं. इस 20,000 में से भी 18,000 तो मैंने बेच दिया है. 2,000 मेरा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है जो फिनिश गुड्स का अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है. अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक्चुअली ओवरहेड्स कितने इनकर किए, 11.25, तो मुझे रिकवर भी 11.25 करना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना कम रिकवर किया है, 10 को 11.25 से माइनस करो. 1.25 मैंने कम रिकॉर्ड किया, कम रिकवर किया. अब ध्यान से सुनिए, जो सेलिंग प्राइस 51.25 होनी चाहिए थी, जो सेलिंग प्राइस 51.25 होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 50 हुई इन 18,000 यूनिट्स के लिए जो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं. क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बिगिनिंग में डिसाइड होती है, एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है. लेकिन बॉस 18,000 यूनिट्स तो साल भर में बेच दिया आपने,
if you have already sold 18,000 units, if you have already sold 18,000 units, you don't have a chance to recover 1.25 from the customer now because your customer is gone. आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है 1.25 रिकवर करने का. तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते. अगर 41.25 मेरी कॉस्ट है और 50 ही सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब मैंने रियलिटी में 10 रुपया प्रॉफिट कमाया ही नहीं है. यही मैंने कहा था, माई प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड. मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 8.75 है, लेकिन बुक्स में दिख रहा है 10 रुपया, क्योंकि मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड नहीं किया. आपको समझ में आया सिनारियो क्या है? 24,000 के फिनिश गुड्स है, 24,000 के फिनिश गुड्स है, जिसमें से 24,000 के फिनिश गुड्स है, उसमें से 20,000 एक्चुअल फिनिश गुड्स है, जिसमें से 18,000 आपने बेच दिए. अब जो बेच दिया वो चला गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे. तो मतलब वहां पे अब 1.25 रिकवर करने का कोई चांस नहीं. इसका मतलब 18,000 यूनिट्स इंटू 1.25, 18,000 यूनिट्स इंटू 1.25, 22,500 अब आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे किसी से. ये आपका कंफर्म लॉस है. तो ये जो अमाउंट है क्वांटिटी सोल्ड से रिलेटेड, वो चली जाएगी सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में. वो चली जाएगी सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में. आप समझ रहे हो? और वो भी हम लोग इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी कॉस्ट कम लिखी गई थी, तो मुझे कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट अगर मैं डेबिट करता हूं, तो 18,000 इंटू 1.25, 22,500 से मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी. कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट सेम, सेल्स सेम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक्स में 1.25 पर यूनिट से मतलब 22,500 से कम हो जाएगा. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? एकदम क्लियर. तो इसका इफेक्ट एकदम सिंपल है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप डेबिट कर लो, तो उतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट, कॉस्ट बढ़ेगी तो उतने अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा. इतने अमाउंट से कॉस्ट बढ़ेगी तो उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाएगा. और प्रॉफिट कम होना जरूरी है. आप 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से ओवरहेड इनकर नहीं कर रहे हो, 11.25 के हिसाब से ओवरहेड इनकर कर रहे हो, तो बुक्स में भी 11.25 होना चाहिए. हर एक यूनिट बेचने के बाद अब 11.25 मुझे रिकवर करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने सिर्फ 10 रुपया रिकवर किया. इसका मतलब मैंने हर एक यूनिट जो बिका है उसमें 1.25 कम रिकवर किया. अब वो 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स बिक चुके, 1.25 वापस आने का कोई चांस नहीं. मतलब 22,500 मैं अब कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता. मैंने उतने से कॉस्ट बढ़ा दी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिकॉज दैट इज माई एक्चुअल लॉस. बाकी 2,000 यूनिट्स तो फिनिश गुड्स अकाउंट में पड़े हैं, वो तो अगले साल बिकेंगे, तो इसका तो अंडर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट हो गया बेचने से पहले ही. और WIP तो बनने से पहले एडजस्ट हो रहा है, बस उसको सिर्फ 50% मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि 1.25 पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है. हमने खर्चा ही 50% किया है. इफ वी हैव इनकर्ड 50% ओनली ऑन 8,000, मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन भी 50% ही होगा. इफ कॉस्ट इनकर्ड इज 50%, ओवरहेड इनकर्ड आर ऑल्सो 50%, तो अंडर एब्जॉर्प्शन विल ऑल्सो बी 50%. तो 1.25 इंटू 50% इंटू 8,000, ये आया आपका 30,000 एडजस्ट होके. बात समझ में आई? थ्रीफोल्ड इफेक्ट. क्वांटिटी सोल्ड से सप्लीमेंट्री रेट मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर देना. फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे 1.25 सप्लीमेंट्री रेट मल्टीप्लाई करो, आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का एडजस्ट हो जाएगा. और WIP को परसेंटेज अप्लाई करके फिर कॉस्ट अप्लाई करो, आपका WIP भी एडजस्ट हो जाएगा. आपको समझ में आया? अब इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है? बिफोर आई गो फॉर द अकाउंटिंग इफेक्ट, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होता तो यहां तक सारी चीजें सेम होती.
सप्लीमेंट्री रेट निकालने तक सारी चीज़ें सेम होती, सिर्फ ये एक्चुअल से एब्जॉर्ब फिगर ज़्यादा होती, एक्चुअल से एब्जॉर्ब फिगर ज़्यादा होती। तो यहाँ पे क्रेडिट आता, ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब हमने ज़्यादा चार्ज किया है तो हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, WIP को भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा। अब बढ़ते आगे, मैंने वो ऑलरेडी नोट्स में लिखवा दिया है, आपको मिल जाएगा वो PDF में। जर्नल एंट्री देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, WIP डेबिट, कॉस्टिंग PNL डेबिट, ये वो है जो ऑलरेडी PNL में ट्रांसफर किया है। तो 45,000 का इफेक्ट ये है, यह 18,000 जो मैं रिकवर नहीं कर पाया, ये 5,000 का, ये 2,000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग WIP क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और ये WIP का इफेक्ट, और ये 15,000 का इफेक्ट एबनॉर्मल वाला जो हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग PNL में डाल दिया है। अब अकाउंटिंग के लिए ये आएगा, देखो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इनकरिंग कॉस्ट, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इनकरिंग द कॉस्ट, टेल मी what will be the entry for incurring the cost? प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बट कैश बैंक अगर हम लोग नहीं लिखते कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो विल यूज द वर्ड CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये इनकर करने का एंट्री। एब्जॉर्प्शन WIP में होता है, आप जानते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जब हम लोग रिवाइज करेंगे उसमें आपको ये और डिटेल में समझाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपको आता है तो आपको याद होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ऑलवेज एब्जॉर्ब थ्रू WIP। अगर इसका लॉजिक समझना है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का वीडियो देख लीजिए। WIP में एब्जॉर्ब हुआ, ये 45,000 और 30,000 एबनॉर्मल है, मैं कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता, तो दे आर गेटिंग चार्ज टू कॉस्टिंग PNL। मतलब इन शॉर्ट 6 लाख में से 45,000 माइनस हुआ, 30,000 माइनस हुआ, 4,80,000 माइनस हुआ, तो मेरे पास जो बचा है दैट इज 45,000, जिसका ये रहा ब्रेकअप। 22,500 गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्योंकि वो डेबिट किया था हमने, फिनिश गुड्स में गया 2,500, WIP में गया 5,000, कॉस्टिंग PNL 15,000, एंड दैट्स हाउ योर अंडर एब्जॉर्प्शन गेट्स एडजस्टेड। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होता तो ये चारों चीजें आपको डेबिट में नजर आती, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू फिनिश गुड्स, टू WIP, टू कॉस्टिंग PNL। समझ में आया? सो दैट वाज अबाउट योर सप्लीमेंट्री रेट इंपैक्ट, दैट वाज अबाउट हाउ टू एडजस्ट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इन बुक्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस, द नेक्स्ट कंसेप्ट that we are going to discuss is about capacity. दोस्तों हमको सिर्फ कैपेसिटी का मतलब पता है, कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस, बट कैपेसिटी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेटेड कैपेसिटी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसका मतलब how much you can produce on the basis of the infrastructure installed by you, but without considering time loss. एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक मशीन खरीदा, क्या खरीदा? मशीन। मैन्युफैक्चरर ने मुझे बोला है कि 1000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एवरी डे, 1000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एवरी डे। तो 365 के लिए 365 डेज पकड़ के चलता हूं मैं, तो 3,65,000 यूनिट्स बन सकते हैं। दिस इज माई मैक्सिमम कैपेसिटी। अब यार सोच के पता चलता है दिस इज नॉट पॉसिबल, 365 डेज कैसे काम होगा? 24/7 थोड़ी काम होता है। चलो आपने वर्कर्स को शिफ्ट में यूज कर लिया, वर्कर्स को शिफ्ट में यूज कर लिया तो काम हो जाएगा, लेकिन मशीन तो चलना चाहिए ना 365 डेज। ओवरऑलिंग होता है, सर्विसिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब मैंने इवैल्यूएट किया, जब मैंने जोड़ा, ऐड किया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तब मुझे पता चला कि 52 दिन 52 डेज संडेज, 52 संडेज आते हैं साल में जब काम नहीं हो रहा है।
और बाकी और 13 अदर स्टैट्यूटरी हॉलीडेज है, गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, दशहरा, ईद, गणपति, व्हाटएवर। तो 13 दिन स्टैट्यूटरी हॉलीडेज, अदर हॉलीडेज, एंड 52 डेज का 52 संडेज, यानी कि 65 डेज काम नहीं होता, मतलब मुझसे काम होगा सिर्फ 300 दिन। तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 300, ये आ जाएगा 3 lakhs, ये आ जाएगा 3 lakhs। आपको समझ में आ रहा है? मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी में एक ही डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल में यू कंसिडर एक्सपेक्टेड टाइम लॉस। आपका टाइम लॉस कितना होगा ये आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। जब आप टाइम लॉस कंसीडर नहीं करते, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा ये सोच के चलते हो, तो दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड टाइम लॉस माइनस करके चलते हो तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अच्छा, नॉर्मली रिकरिंगली जो प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉर्मल। जो रिकरिंगली प्रोड्यूस होता है, जो रिपीटेटिवली प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉर्मल। तो अगर आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो आपके लिए सबसे लॉजिकल बेस होगा नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट अगर मुझे करना है तो समथिंग दैट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इवन इन द फ्यूचर। अब तक जो चला आ रहा है वही आगे एक्सपेक्टेड होगा। तो नॉर्मली मैं 2,50,000 बनाता हूं, नॉर्मली मैं 2,50,000 बनाता हूं, तो 2,50,000 बिकम्स माई नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मली मैं 2,50,000 बनाता हूं तो 2,50,000 बिकम्स माई नॉर्मल कैपेसिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 3,65,000 में बना सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कंसिडरिंग टाइम लॉस। व्हेन आई कंसिडर टाइम लॉस आई रियलाइज दैट 3 lakhs कैन बी प्रोड्यूस, बट मैं नॉर्मली बनाता हूं 2,50,000 क्योंकि सेलेबल 2,50,000 है, तो मैं बना के एक्स्ट्रा बना के क्या करूंगा? तो अगर मैं नॉर्मली 2,50,000 बना रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू मंथ्स और पास्ट फ्यू ईयर्स, तो मेरा नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट पीरियड का बजटेड प्रोडक्शन भी 2,50,000 होगा। वॉट एवर इज हैपनिंग till today is expected to happen even in the future. Whatever is happening till today recurringly is expected to happen even in the future. So guys, 3,65,000 आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, 3 lakhs आपकी एक्चुअल 3 लाख आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। सपोज अगर आपने 2,50,000 एक्चुअली बना दिए तो 365 माइनस 2,50,000 1,15,000 हो जाती है आइडल कैपेसिटी। 1,15,000 हो जाती है आइडल कैपेसिटी। मतलब आइडल मतलब अनयूटिलाइज्ड, अनयूज्ड। 3,65,000 बना सकता था, 2,50,000 बना दिया है तो 1,15,000 आइडल हो गया, बराबर। अब इस 1,15,000 में से पहला 65,000 तो मुझे हमको पहले से पता था कि होगा ही नहीं, सो दैट बिकम्स योर नॉर्मल। एंड बाकी का 50,000 जो है दैट इज एबनॉर्मल। आपको समझ में आया? नॉर्मली 2,50,000 बनाता हूं, एक्चुअली भी 2,50,000 बना दिया, तो 3,65,000 माइनस 2,50,000 1,15,000 नहीं बना पाया। लेकिन टेंशन मत लो, ये 65,000 जो है वो तो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क फॉर 365 डेज। तो 1,50,000 में से 65,000 नहीं बनेगा, पहले से पता था। बाकी 50,000 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं बेच नहीं सकता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो आई शुड बी नोइंग रीजन फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम, I should be knowing reason for abnormal idle capacity and not normal, क्योंकि वो तो किसी के बस की बात नहीं है। आप समझ रहे हो? जैसे आप पेन ड्राइव लेते हो, 64 GB का पेन ड्राइव लिया तो 64 GB पूरा स्टोर नहीं हो सकता। 128 GB का अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो 128 GB फुल नहीं हो सकता। यू विल बी एबल टू स्टोर लेस देन दिस। तो मैक्सिमम is 128, but practical will be less, और आपका शायद उससे भी आधा भरा होगा, तो that is your actual।
बात समझ में आई? इसके लिए भी नोट्स है। प्रैक्टिकल मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या लिखा है देखो, इट इज अ टोटल क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर without considering any time loss. It is practically impossible to produce this and therefore it is never considered for absorption rate. आप जब आप बना ही नहीं सकते तो absorption rate के लिए consider कैसे करोगे? You will not be able to get it. Practical means after considering expected time loss. It can be considered. It can be. Normal is it is a quantity produced by manufacturers on a recurring basis over a period of past few months or weeks or years. In the absence of specific information, normal capacity is to be considered as budgeted production. अब अगर मैं आपको, ये भी हमने डिस्कस किया नॉर्मल और एबनॉर्मल का पार्ट, अभी अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमेशा याद रखना, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आती है, सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आएंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सबके डेफिनेशंस दिए। ऑफ कोर्स वो आपको नाम नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, किसी को चाहिए तो वो रेफर कर सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि मैक्सिमम, प्रैक्टिकल, नॉर्मल और एक्चुअल, ये याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये थियरी में आ सकता है और कोई छोटा सम भी आ सकता है इसके ऊपर। अब एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एनी 3 years out of last 5 years. Average production of any 3 years out of last 5 years. ये होगा आपका एक्चुअल डेफिनेशन, बट हमको ये सब सीए इंटर में नहीं आता, सीए में इंटर में ये डेफिनेटली आएगा। तो लास्ट 5 साल का जो आपका प्रोडक्शन है उसमें से टॉप 3, हाईएस्ट 3 का एवरेज इज योर नॉर्मल प्रोडक्शन। एनीवे, आपको सिर्फ समझाना था, मैंने समझा दिया। अभी एक और क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं जो मशीनर रेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग था। देखो इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन, 3 मशीन का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया। देखो आपने अभी तक क्या किया था, एक ही मशीन के एक्सपेंसेस अक्यूमुलेट कर लेते हो, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स कर देते हो उसी मशीन के। अब यहाँ पे मशीन है, मशीन बी, मशीन सी, तीनों अलग अलग टाइप के मशीन है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलोकेट करके दे दिया है, स्पेयर पार्ट्स आपको दे दिया है, स्पेयर पार्ट्स भी आपको दे दिया है अलग से, पावर का अलोकेशन बाकी है, कंज्यूमेबल स्टोर्स का दे दिया है, इंश्योरेंस का बाकी है, इनडायरेक्ट लेबर का बाकी है, बिल्डिंग मेंटेनेंस बाकी है। ये मंथली चार्ज है। अगर मंथली 10,000 है तो साल का 1,20,000 होगा। अगर मंथली 10,000 है तो साल का 1,20,000 होगा। अगर मंथली 20,000 है तो साल का 2,40,000 होगा। और अगर मंथली 5,000 है तो साल का 60,000 होगा, क्योंकि बाकी सारे खर्चे, बाकी सारे एक्सपेंसेस पर एनम दिए, इसलिए मुझे पर एनम लेना पड़ा। तो मतलब डेप्रिसिएशन, स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल स्टोर्स को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अभी इनडायरेक्ट एस्टिमेटेड लेबर आवर्स दिए, आप इनडायरेक्ट लेबर को एस्टिमेटेड लेबर आवर्स से, लेबर आवर्स के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, पावर को किलोवाट के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, बिल्डिंग मेंटेनेंस और रेंट एंड रेट्स दोनों को फ्लोर स्पेस के हिसाब से अलोकेट कर सकते हो, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा उतना रेंट ज़्यादा, उतना मेंटेनेंस ज़्यादा। इंश्योरेंस ऑफ द मशीन, एक्चुअली देखा जाए तो मशीन का इंश्योरेंस मशीन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक्चुअली देखा जाए तो मशीन का इंश्योरेंस मशीन के वैल्यू पे डिपेंड करता है, और मशीन के वैल्यू, मशीन के वैल्यू की अगर मैं बात करूं
मशीन के वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मशीन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन एक एक्सपेंस है जो ऑलरेडी अलोकेट करके दिया है, एंड डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो अलोकेटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर इफ यू हैव रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, if you have ratio of depreciation, this is actually the ratio of value of machine which can be used for allocating insurance. So that is your insurance which can be classified. 20,000 को 75 50 करके allocate किया है, तो 8,000 को भी 75:50 के रेशियो में allocate कर दोगे। यहां तक क्लियर है? तो देखिए डेप्रीसिएशन ऑलरेडी दिया है, पावर हमने डिस्कस किया, कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया है, इंश्योरेंस हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, बिल्डिंग मेंटेनेंस, रेंट, सैलरी टू फोरमैन एंड सैलरी टू अटेंडेंट। क्या लिखा है? द फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। तो 2,40,000 और 60,000 दोनों को इक्वली 1/3 करके अलोकेट करना पड़ेगा। There are 12 holidays besides Sundays, out of which 2 were on Saturdays. 8 hours per day is the work culture. Saturdays are half days, matlab 4 hours. Machines are getting occupied at a different level. A is working at 80% capacity, B is working at 90% capacity, C is working at 70% capacity. ये वो सम नहीं है जो तुम लोग रेगुलरली ICI मॉड्यूल में या कहीं पे पास पेपर्स में वगैरह देखते हो। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मोर प्रैक्टिस, इसीलिए सॉल्व कर रहा हूं। 8%, 5% एंड 2% इज रीजनेबल फॉर ब्रेकडाउन। ये नया पार्ट है। You are required to calculate predetermined machine hour rate for the machines after taking into consideration the following factors. आपके स्पेयर पार्ट्स की प्राइस 15% बढ़ने वाली है और आपका कंजम्पशन भी 25% बढ़ने वाला है फिर BRC के लिए। इसका मतलब स्पेयर पार्ट्स की जो अमाउंट यहाँ पे नजर आ रही है, ये अमाउंट फाइनल अमाउंट नहीं हो सकती। स्पेयर पार्ट्स की जो अमाउंट आपको नजर आ रही है, ये अमाउंट आपके लिए फाइनल अमाउंट नहीं हो सकती। हमको स्पेयर पार्ट्स का वर्किंग अलग से करना पड़ेगा। लुक एट दिस, ये हमने लिखी ओरिजिनल कॉस्ट, ये हमने लिखी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट लिखी हमने। ओरिजिनल कॉस्ट लिखने के बाद हमने उसमें 15% प्राइस राइज कर दिया। हमने उसमें 15% प्राइस राइज करने के बाद एक रिवाइज फिगर मिली। फिर कंजम्पशन बढ़ेगा बाबू, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। एक मसाला डोसा के बदले 2 मसाला डोसा खाओगे, 5 वड़ा पाव के बदले 10 वड़ा पाव खाओगे तो ज्यादा पे करना पड़ता है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो कंजम्पशन का भी इंपैक्ट दिया उन्होंने, क्लियरली बोला है कंजम्पशन सिर्फ बी और सी में बढ़ेगा। अबे BC में बढ़ेगा मतलब A में नहीं बढ़ेगा। अब आप चाहो तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब 25% पहले अप्लाई करके फिर 15% भी कर सकते हो। देखो 4,000 प्लस 25% करोगे तो 5,000 मिलेगी फिगर। 5,000 में से 5,000 में 15% और ऐड करो, 5750 मिल ही जाएगा आपको। तो ये टेंशन मत लेना पहले क्या ऐड करना है बाद में क्या ऐड करना है, जस्ट फॉलो द ऑर्डर। कोई क्रोनोलॉजी नहीं है उसमें। हाँ लेकिन प्लस का प्लस और माइनस का माइनस होगा। प्लस बोला तो प्लस करने का, माइनस बोला तो माइनस करने का। ऐड इंक्रीज करना है तो ऐड करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए लेस करना पड़ेगा। मेरा प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी। मैंने बढ़ा दी, ये है मेरी रिवाइज्ड फिगर। इन्होंने लेबर के बारे में भी बोला था। %20 जनरल इंक्रीज इन वेज रेट्स। ओके, आपका 20,000 का जो वेजेस है, 20,000 का वेजेस हो जाएगा 20% मोर। और तो 24,000 अगर होता है तो हमने ये तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था बच्चा लोग, दैट दिस शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। दिस शुड बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो अब इसमें कोई दो राय या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको पहले से पता था दिस हैज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स।
समझ में आया? ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये सारी चीज़ें आप अलोकेट करोगे। अब मुझे पूरा भरोसा है आप अलोकेशन पूरा कंप्लीट कर लोगे। आपके पास टोटल ओवरहेड आ जाएगा इधर, आपके पास टोटल ओवरहेड आ जाएगा। टोटल ओवरहेड मिलने के बाद आपको मशीन आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे मशीन आवर्स अलग से निकालने पड़ेंगे, वो कैसे करोगे? देखो, साल के 365 डेज, साल के 365 डेज, 365 डेज में इन्होंने बोला है सारे डेज वर्किंग नहीं है। अब नेचुरली इसमें से 52 संडेज होंगे, 12 हॉलीडेज होंगे, 52 संडेज होंगे तो 52 सैटरडेज भी होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपका 2 सैटरडे हॉलीडे में कवर हो गया। देयर वाज हॉलीडे ऑन 2 सैटरडेज, मतलब इसमें 2 सैटरडे ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे लिए 52 माइनस 2 सिर्फ 50, 52 माइनस 2 सिर्फ 50 सैटरडेज होंगे वर्किंग, जिनमें 4 घंटा आपने काम किया है, आधा दिन। फिर यहाँ पे जो दिन बचते आपके, वो आपने 8 दिन काम किया है, और वो आते हैं यहाँ पे देखिए, 52 संडेज निकाल दिए, 12 हॉलीडेज निकाल दिए। एक्चुअली 52 सैटरडेज होते हैं, लेकिन 2 सैटरडे ऑलरेडी इधर आ चुके हैं, तो बचे 50। काम 50 सैटरडे को हुआ है 4 घंटा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर 251 डेज, जिसका 8 घंटा काम हुआ है। मतलब बेसिकली पूरे साल में 2208 आवर्स का काम हो सकता था अगर 100% पे काम करते तो। लेकिन इन लोगों ने 100% पे काम किया ही नहीं है, इन लोगों ने 100% पे काम किया ही नहीं है। तीनों मशीन अलग अलग कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तीनों मशीन अलग अलग कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब पहले ने, दूसरे ने और तीसरे ने अलग अलग आवर्स काम किया होगा, उसमें से भी 8%, 5%, 2% एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ओनली दीज मेनी आवर्स दीज मशीन्स हैव वर्कड फॉर, तो हमको सिर्फ उतना ही लेना पड़ेगा। ये मैंने चेंज किया था ओरिजिनल क्वेश्चन में से, इस दैट मेक्स द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 3 मशीन्स है, तीनों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अलग, तीनों मशीन्स की ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी अलग, तो तीनों मशीन के आवर्स अलग। अगर एक ही कैपेसिटी दी होती तो 2208 इंटू, सपोज 90% पे तीनों मशीन काम कर रहे हैं, तो 90% और प्रोविजन 5% है, तो फिर 90% निकालने के बाद जो फिगर आती है उसमें से एक लौता 5% माइनस कर लेते। लेकिन अब ये नहीं किया हमने, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग से दिया है। वरना तीनों की कैपेसिटी सेम आती, तीनों के आवर्स भी सेम आते, लेकिन यहां पे आवर्स अलग आएंगे क्योंकि हमने कैपेसिटी अलग देखी है और परसेंटेज भी अलग देखा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये एक नया एक क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन में से। सबसे पहले ना बच्चा लोग एक चीज समझ लो, जॉब कॉस्टिंग कोई अलग से एक्चुअली टॉपिक नहीं है। थोड़े से ओवरहेड्स के कंसेप्ट यूज करके एक जॉब कॉस्टिंग का सम बन सकता है, थोड़ा मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर्स लेके, कॉन्सेप्ट्स लेके एक सम बन सकता है, थोड़ा आप एम्प्लॉय कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स लेके बन सकता है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो। जॉब कॉस्टिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका बेस मटेरियल वाला है, लेबर वाला है, एम्प्लॉय कॉस्ट वाला है या ओवरहेड्स वाला है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपको बोला गया है कि 30 सितंबर को इतना 3 जॉब पे काम इनकम्प्लीट था। तीन जॉब पे काम इनकम्प्लीट था, 3 जॉब पे काम इनकम्प्लीट था, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट दी है। ओवरहेड्स के लिए दे हैव स्पेसिफिकली यूज द वर्ड अप्लाइड, इसका मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है। तो बॉस 1325 का मटेरियल, 800 का लेबर, 640 का फैक्ट्री ओवरहेड्स। 1325 का मटेरियल, 800 का लेबर और 640 का फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मुझे देगा 115 की कॉस्ट।
तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तीनों जॉब की कॉस्ट निकाल ली जो सितंबर में इनकर की थी। तीनों जॉब इनकम्प्लीट है, मतलब दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर तीनों जॉब इनकम्प्लीट है, अगर ये क्लोजिंग WIP की वैल्यू है सितंबर के लिए, तो यही होगी ओपनिंग WIP की वैल्यू, यही होगी ओपनिंग WIP की वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्लोजिंग WIP फॉर सितंबर इज ओपनिंग WIP फॉर अक्टूबर। अब ये तीनों अगर इनकम्प्लीट है फर्स्ट ये सितंबर में, मतलब ये हमने कंप्लीट किए होंगे अक्टूबर में। तो चलो अक्टूबर में देखो मटेरियल किधर किधर लगा है। अक्टूबर में मटेरियल कहाँ कहाँ लगा है, देखो रिक्विजिशन नंबर 54, 55 एंड 56। रिक्विजिशन नंबर 54, 55 एंड 56 तीनों एक ही जॉब के लिए भेजा है। तो तीनों की टोटल लेना मत, डोंट डू द टोटल, तीनों की टोटल मुझे देगी मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन 118। तीनों की टोटल होगी मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन 118। फिर 120 का जॉब आएगा। 120 पे मैंने 665 खर्च किया है, और 21 एंड 24 करके दो नए जॉब आए जो लास्ट ईयर नहीं थे। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, 115 पे मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है। यहां पे हमको लेबर आवर्स दिए, सारे जॉब्स के लेबर आवर्स, अगर मैं इन सारे आवर्स को रिस्पेक्टिव आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करूं शॉप ए और शॉप बी के, तो मुझे लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग फॉर मटेरियल बोला है, इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग फॉर मटेरियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें आप पहले से प्लान कर सकते हो या होने के बाद पता चलती है। मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से मटेरियल वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन विल बी ऑलवेज नोन टू यू ओनली इफ दैट हैपेंस। आप प्लान कर सकते हो 27 जनवरी 2026 दोपहर को 11:55 पे मशीन ब्रेकडाउन होगा, आधा घंटा वेस्ट होगा। अब इसी इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स यू विल नेवर लेट दैट हैपन। इसका मतलब अगर ये कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर की, वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम और ओवर टाइम की है, इसका मतलब दिस इज योर एक्चुअल इंफॉर्मेशन। और इनडायरेक्ट है लेबर, इसका मतलब दिस इज योर एक्चुअल ओवरहेड्स इंफॉर्मेशन। एक्चुअल ओवरहेड्स कभी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर में नहीं आ सकते, बिकॉज वी बिलीव इन एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। We don't write actual overheads. Actual overheads are written at the end of the year. Actual overheads are considered only at the end of the year, just to find out under over absorption so that it can be treated in the books of accounts. आपको बात समझ में आई? ओके, तो पता कैसे चला? वेटिंग फॉर मटेरियल, मशीन ब्रेकडाउन, सारी हरकतें होने के बाद पता चलती है, मतलब दिस इज एक्चुअल डेटा। और इनडायरेक्ट लेबर है मतलब ओवरहेड। सो ये एक्चुअल ओवरहेड्स हमको कंसीडर फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी कंसीडर्ड इन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन। अ शॉप क्रेडिट स्लिप, a shop credit slip was issued, that material issued under requisition number 54 was returned back. बाबू, जो आपने 54 नंबर का रिक्विजिशन भेजा था ना, वो रिटर्न हो गया, मतलब इट इज नो लॉन्गर कंज्यूम्ड ऑन 118। और दूसरा था 55 नंबर का, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 118 टू 124। अरे बाप रे, अगर ये 425 वाला माल 124 में डाल दिया, अगर ये 425 मैंने 124 में डाल दिया, तो इट विल बी कंज्यूम्ड ऑन 124। तो ये 118 पे कंज्यूम नहीं हुआ, इसका मतलब 118 पे सिर्फ 515 कंज्यूम हुआ है। आर्ली रेट फॉर लेबर इज 3, शॉप ए 3, शॉप बी 2। इसका मतलब सारे के सारे आवर्स को 3 से और यहाँ पे सारे के सारे आवर्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्लियरली
वेजेस की फिगर मिल जाएगी। फिर उसके बाद बोला है फैक्ट्री ओवरहेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बॉस। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट इन सितंबर। मतलब सितंबर में फैक्ट्री ओवरहेड जिस रेट पे एब्जॉर्ब किया है उसी रेट पे आपने अक्टूबर में भी एब्जॉर्ब करना है। अभी मतलब एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में ना आउटपुट की इंफॉर्मेशन दी है ना मशीन आवर्स की इंफॉर्मेशन दी है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहली बार ऐसा हुआ है दैट वी डू नॉट हैव एब्जॉर्प्शन रेट डेटा। जनरली क्या होता है, ये लोग हमको बताते थे बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आउटपुट, या बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स, या बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। बेस दिया होता तो कैलकुलेशन हो सकता है, बेस दिया होता तो कैलकुलेशन हो सकता है, बेस ही नहीं दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द रेट, क्योंकि रेट पहले से क्वेश्चन में। इन लोगों ने सितंबर में एब्जॉर्प्शन कर दिया है, हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि किस रेट पे एब्जॉर्प्शन हुआ था, सो दैट द सेम रेट कैन बी अप्लाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो दैट सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब we are not going to find out the rate, we are going to find out the rate which is already found out by someone else। हम लोग रेट नहीं ढूंढेंगे, हम लोग वो रेट ढूंढेंगे जो किसी ने ढूंढ के ऑलरेडी अप्लाई किया है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितने मेथड्स हो सकते हैं? 6। आउटपुट हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, प्राइम कॉस्ट हो सकती है। गौर से देखना क्वेश्चन में, आपको आउटपुट और मशीन आवर्स की इंफॉर्मेशन है क्या? neither you have information about total output, nor you have information about total jobs, neither you have information about total machine hours। इसका मतलब पहला मेथड तो फेल हो गया, पहले दोनों मेथड फेल हो गए। लेबर आवर्स है हमारे पास, पक्का ना? लेबर आवर्स है ना हमारे पास? बिल्कुल है। ध्यान से, एकदम ध्यान से संभाल के। ओए 640 डिवाइड बाय 400, ये आएगा 1.6। 400 डिवाइड बाय 250, ये भी आएगा 1.6। 380 डिवाइड बाय 380 इज नॉट गिविंग यू 1.6। अब एक ही कंपनी है, 3 अलग अलग जॉब्स है, अलग अलग रेट्स क्यों होंगे? एक कंपनी 3 जॉब हैंडल कर रही है तो एब्जॉर्प्शन रेट भी तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। बट 1.6 पहले 2 में आ गया, तीसरे में 1.6 नहीं आ रहा है। तो हमने जब ये अप्लाई करके देखा तो हमको पता चला लेबर आवर्स कैन नॉट बी द बेस। ठीक है, फिर मटेरियल का परसेंटेज निकाल के देखो। 640 डिवाइडेड बाय 1325 इंटू 100, 400 डिवाइडेड बाय 810 इंटू 100। ये परसेंटेज निकल के देखोगे तो भी कांस्टेंट रेट नहीं आएगा। पहले 2 ही टैली नहीं हो रहे तो तीसरा जाने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग यू विल फेस व्हेन यू गो फॉर प्राइम कॉस्ट। लेकिन बॉस, इसका मतलब ये होता है मैं आउटपुट मेथड फॉलो नहीं कर सकता, मशीन आवर रेट मेथड फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है, राइट? मैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर आवर्स और प्राइम कॉस्ट भी फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि कांस्टेंट रेट नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट का प्रपोर्शन देखोगे, परसेंटेज निकालोगे, ओवरहेड्स अपॉन लेबर कॉस्ट करोगे इनटू 100, तो आपको तीनों में 80% मिलेगा। मतलब सेम कंपनी हैंडलिंग 3 जॉब्स इज अप्लाइंग 80% ऑन लेबर एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको कहा जाता है ब्लैंकेट रेट। क्या कहा जाता है इसको? ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब when your multiple departments are rendering similar services, when your multiple divisions are rendering similar services, you don't keep on charging separate basis of absorption rate। आपका absorption rate एक ही बेस पे आता है and that is called as blanket rate। तो
ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड्स ले लो एंड टोटल वेजेस से डिवाइड करोगे तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा। फिर चाहे वो फर्स्ट जॉब हो, 15 जॉब हो, फर्स्ट डिवीजन हो या जेड डिवीजन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेट रिमेन सेम। तो सबके लिए जब सेम रेट अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट रेट। सब इट कवर्स एवरीथिंग। बात समझ में आई? तो यहां पे मुझे एक चीज का अंदाजा आ गया। वन थिंग इज वेरी क्लियर हियर दैट माय company is following absorption rate of 80% of labor। और फिर हमको एंड में बोला था फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए। अच्छा, 115, 118, 120 वर्क कंप्लीटेड ऐसा बोला है अक्टूबर में। हमको कंप्लीटेड जॉब्स की फैक्ट्री कॉस्ट निकालने को बोला है, 10% फैक्ट्री कॉस्ट पे ऐड करने को बोला है फॉर एडमिन सेलिंग। फिर इनवॉइस जॉब टू द कस्टमर ऑन अ टोटल कॉस्ट प्लस 20% basis। what would be the profit भी 20% बोला है। what would be the invoice price? invoice price का मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 जॉब्स। एकदम सिंपल है, देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करने का। मटेरियल याद है आपको, 115 के लिए कोई भी मटेरियल नहीं दिया था, लेकिन 118 पे 3 गए थे, 3 में से एक रिटर्न हुआ, दूसरा किसी भलते ही के साथ चला गया, तो अपने पास सिर्फ बचा एक 515, 120 का भी मटेरियल दिया था। शॉप ए के आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, शॉप बी के आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू लेबर कॉस्ट। मैंने लेबर की टोटल अलग से ली है बच्चों, क्योंकि मेरा फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो ससुरा बेस्ड है लेबर पे। तो मुझे 80%, 125, 330 और 245 पे अलग से मारना पड़ा। मैंने वो ले लिया। फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की बात करते हैं। क्यों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? आपको ये कभी बताया नहीं जाएगा कि ओपनिंग WIP है, लेकिन सितंबर का क्लोजिंग अक्टूबर का ओपनिंग बनता है, तो ओपनिंग WIP है वो तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा। बच्चों एक सिंपल बात समझो, 2765 मैंने लास्ट ईयर खर्च किया, 225 मैंने इस साल खर्च किया, तब जाके प्रोडक्ट बना है। 2765 मैंने लास्ट ईयर खर्च किया, 225 जब इस साल खर्च किया तब प्रोडक्ट बना है, तो टोटल कॉस्ट ही लेनी पड़ेगी ना मुझे एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद मैंने 10% एडमिन मार दिया, मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई। फिर मैंने 20% प्रॉफिट ले लिया बिकॉज क्वेश्चन सेज सो, मुझे सेल्स मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गई। अब इधर मैंने एक नोट लिखवाई है, मशीन ब्रेकडाउन एंड वेटिंग टाइम फॉर मटीरियल इज कैन बी नोन ओनली इफ इट हैपन्स। Data given only if it happens. Data given in the question, in the above question, indirect labor is actual overhead figure. While determining selling price, we need overhead absorbed and not actual overheads. Therefore, we have ignored actual overheads. I hope this is clear. मैंने डिस्कस कर लिया था ये पार्ट। तो जॉब कॉस्टिंग मतलब कुछ नया काम नहीं होने वाला। एक नोट मैंने इसके लिए भी लिखवाई है कि लेबर का रेट क्या होगा। एकदम क्रिस्प एंड लिमिटेड नोट, पूरा फपट पसारा दुनिया भर का इंफॉर्मेशन नहीं देने का एग्जामिनर को, सबके मार्क्स नहीं मिलने वाले। इधर देखो क्या कितना क्रिस्प। It is observed that output method and machine hour rate method cannot be applied due to lack of information. Information ही नहीं है। बाकी तीनों मेथड कर नहीं सकते because they do not give us constant rate like labor cost। खत्म हो गई बात। ये फॉलो करो, आराम से मार्क्स मिलेगा। मैंने सब कुछ एक साथ कवर कर लिया। देयर इज नो नीड। ये वही लोग लिख सकते हैं जिन्होंने कैलकुलेशन करके देखा है। 2 मेथड हो नहीं सकते क्योंकि डेटा ही नहीं है, 3 हो नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट रेट नहीं है। किसकी तरह? लेबर कॉस्ट की तरह। तो दैट इज योर ब्लैंकेट रेट। समझ में आया? याद रहेगा? चलो ये भी क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको, आराम से बाद में सॉल्व कर देना। सो गाइज दैट वाज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स। आई होप दिस वाज इनफ। सिर्फ सॉल्व करते रहो। मैंने जैसा कहा था आपको, विविध एप्लीकेशन का बुक ले लो और दना मारते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तुम लोग के चांसेस बढ़ते हैं मोर देन 75 मार्क्स लाने के। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो चुका है, अब रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है। स्टार्ट सॉल्विंग। थैंक यू सो मच।